चलिए तो आज हम लोग क्लास 12 का ग्रामर स्टार्ट करते हैं और आज से हम लोग कंप्लीट क्लास 12 का ग्रामर देखेंगे। और क्लास 12 के साथ साथ 10th के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लास ग्रामर कोई भी हो, चाहे वो क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, कुछ टॉपिक का अंतर होता है, ज्यादा टॉपिक का अंतर नहीं होता है। तो आज हम लोग ग्रामर देखेंगे और शुरू करेंगे ग्रामर। किताब भी शुरू करेंगे और ग्रामर भी शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग ग्रामर पोर्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ग्रामर बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जा रहा है, क्योंकि इस साल आप पेपर में देखे होंगे ग्रामर बहुत ज्यादा पूछ दिया था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि व्याकरण किसे कहते हैं। देखो, शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना जो हमें सिखाता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। याद रहेगा, शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना जो हमें सिखाता है क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। आहिस्ता आहिस्ता आप लोग समझ में आ गया होगा कि व्याकरण क्या होता है। तो व्याकरण में ये जरूरी नहीं है कि आप क्लास 10th का पढ़ रहे हैं 12th का पढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना जरूरी 10th के लिए है ग्रामर, उतना जरूरी 12th के लिए है। और ज्यादा टॉपिक की दिक्कत नहीं है, कुछ टॉपिक क्लास 12th में अधिक होते हैं और कुछ क्लास 10th में कम होते हैं, लेकिन पूछा हो जाता है व्याकरण क्या है। तो आप समझ गए होंगे व्याकरण क्या है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए व्याकरण क्या कहते हैं। आप ध्यान सुनो, व्याकरण क्या कहते हैं। देखो, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके तहत हम भाषा को, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके तहत हम भाषा को क्या करते हैं, देखें गौर से, तो भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। किससे हम सीखते हैं? व्याकरण से। व्याकरण से हम शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना सीखते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आवाज सही आ रहा है? तो ये व्याकरण होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का है, ठीक, कोई एक लड़का है, तो ये कोई एक लड़का है, ठीक है। तो यह शुद्ध शुद्ध क्या करे? बोले, शुद्ध शुद्ध बोले और शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए और शुद्ध शुद्ध क्या आ जाए? लिखना आ जाए, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। देखिए, शुद्ध शुद्ध, इसको शुद्ध शुद्ध बोलना सीखे, शुद्ध शुद्ध बोलना जान जाए और शुद्ध शुद्ध बोलने के साथ साथ क्या मतलब लिखना सीख जाए, लिखता हो, शुद्ध शुद्ध क्या करता हो? लिखता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। देखो, यही बात हम लिखे हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ये लड़का व्याकरण पढ़ेगा तो शुद्ध बोलेगा, शुद्ध लिखेगा, शुद्ध पढ़ेगा, उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। शायद आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे तो वर्ण विचार। व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, वर्ण विचार पढ़ेंगे। व्याकरण में सबसे पहले टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार। देखो भाई, व्याकरण में सबसे पहला टॉपिक जो है वो क्या है? वर्ण विचार। ठीक है, और उसमें भी देखेंगे परिभाषा इसका और भेद और उदाहरण देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ण क्या है? तो देखिए, वर्ण वह चीज होता है ना जिसे हम कभी टुकड़ा नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते हैं, वो वर्ण होता है, उसमें हम विचार करेंगे। ठीक है, तो वर्ण क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। वर्ण में अगर हम आगे देखें तो वर्ण विचार में आगे चलते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो हम आपको बता ही दिए कि वर्ण किसे कहते हैं? जिसे हम खंडित ना कर सके, टुकड़ा नहीं कर सके, उसे वर्ण विचार कहते हैं। उस दरवाजा को बंद करता हूं वहां पे। ठीक है, तो वर्ण विचार कहते हैं। याद हो गया, वर्ण को हम खंडित नहीं कर सकते हैं, टुकड़ा नहीं कर सकते, मतलब उसे तोड़ नहीं सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण बोलते हैं। और वर्ण में आगे देखेंगे तो सबसे पहले भाषा आता है। क्या आता है? भाषा। आप देखेंगे यहाँ पे गौर से, तो भाषा एक शब्द है। आप देखेंगे तो भाषा, यहाँ पे देखिए तो भाषा, भाषा हो गया आपके सामने। तो कहीं ना कहीं आप एक बार गौर से देखिए कि यह भाषा क्या है। ये भाषा हो गया। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जो संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। संस्कृत के शब्द से बना हुआ है? भाष शब्द से बना हुआ है। संस्कृत का भाष शब्द से बना हुआ है भाषा, जिसका अर्थ होता है शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध शुद्ध लिखना। ये आप कह सकते हैं भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिससे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और वाचिका ध्वनि का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब किसी से हम बोल सकते हैं, किसी को हम बोल के बता सकते हैं, किसी को हम लिख के बता सकते हैं, संकेत करके बता सकते हैं, वही तो भाषा होता है। देखिए, भाषा विभिन्न प्रकार के नहीं होते हैं, बल्कि 3 प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को हम मौखिक भाषा बताते हैं, यानी पत्र पे लिख के दे देते हैं। ठीक है, भाषा होता है। इसे नोट डाउन मत कीजिए लोग, अभी जब आप लोग पीडीएफ इसे दे देंगे। ठीक है, और आप लोग जितने ऑनलाइन लोग पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन में तो एक क्लास में मिल जाएगा, ऑनलाइन में आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन देखेंगे तो द प्लेटफॉर्म
2.0 आप जाइए प्ले स्टोर पर और इसे डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे इसका पीडीएफ, पैनल पीडीएफ मिल जाएगा, ऐसे पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से तैयारी कर लीजिएगा। तो अगर आप देखेंगे तो भाषा संस्कृत किस शब्द से बना हुआ है, भाष। इसका सब प्रत्येक अक्षर होता है ना कि वाचिका ध्वनि का प्रयोग, अपने विचारों को व्यक्त करना भाषा कहलाता है। अपने विचारों को क्या करना, व्यक्त करना। मतलब किस रूप में आप भाषा को व्यक्त करते हैं, मौखिक रूप में व्यक्त करते हैं कि लिखित रूप में व्यक्त करते हैं कि सांकेतिक रूप में व्यक्त करते हैं। कुछ लोग मौखिक रूप में लिख के दे देते हैं भाषा है, और कुछ लोग लिख के बता देते हैं कि भाषा है, और कुछ लोग क्या करते हैं संकेत में बता देते हैं भाषा है। तो भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ठीक है, 3 तरह से कोई व्यक्ति अपने बातों को 3 तरह से बता सकता है, 3 भाषा में। या तो लिख के बता दे, या तो क्या करके बता दे, अगर देखा जाए तो वह लिख के बता देगा, या तो लिखने के बाद से या तो वह मौखिक बता देगा बोलकर, या तो वह क्या कर देगा मौखिक बता देगा, या तो वह लिखित बता देगा, या तो वह सांकेतिक बता देगा। मौखिक कैसे हो गया, तो मान लो हम किसी को बोल के बता सकते हैं कि जैसे मान लो सपोज डेट कि अगर हम बोले कि ये रिमोट है, तो हम बोले कि बाबू इस रिमोट को यहाँ से लेकर वहां रख दो, तो ये मौखिक हो गया। इसी रिमोट को हम अगर किसी कॉपी पे लड़का लिख दे, बाबू इस रिमोट को लेकर रख दो, हम संकेत करके इसको हटा दो। 3 तरह से हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में पेन है और हम बोल सकते हैं कि बाबू इस पेन को ले जाओ और क्लासरूम में रख दो, उसको छोड़ दो, चलते रहेगा वैसे, क्लासरूम में रख दो। तो कोई लड़का इसमें बोल दिया तो क्लासरूम में रख दो। दूसरा पॉइंट कि एक पेज पर हम लिख देंगे, मौखिक हो गया, मैं बोलूंगा कि ले जाओ क्लासरूम में रख दो। अगर ऐसे हो गया लिखित, मैं इसे कॉपी पे लिख दूंगा कि ये लो मार्कर को उठाओ, कलम को क्लासरूम में रख दो, हो गया। या तो मैं ऐसे बोलूंगा ये ऐसे रख दो, संकेत कर सकता हूं। तो हम भाषा को 3 प्रकार से संकेत कर सकते हैं। कितने प्रकार से संकेत कर सकते हैं, 3 प्रकार से। आप कह सकते हैं मौखिक रूप में, या तो लिखित रूप में, या तो सांकेतिक रूप में। यही 3 तरह से भाषा को हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको डेली भी पढ़ना होगा और आपको मेहनत करना होगा। बिना मेहनत के आप रिजल्ट नहीं ला सकते हैं। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे कंप्लीट आप नहीं ला सकते। केवल किताब के भरोसे आप एग्जाम पास नहीं हो सकते हैं। किताब में से पूछेगा, इस साल देख लीजिए पेपर में किताब से अधिक पूछ दिया सब ग्रामर से, तो दिक्कत हो गया था। तो ग्रामर को भी हम लोग प्रॉपर वेब से पढ़ना होगा। थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आप देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण वही बताया आप लोग को कि वर्ण अगर आप देखेंगे तो ये वर्ण क्या है, इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, या कह सकते हैं खंडित नहीं कर सकते हैं। वर्ण को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? वर्ण एक ऐसा विकार है जिसे हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। जैसे अ, इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ई, इसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये वर्ण होता है। वर्ण को हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आगे देखेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तो यही बात हमने आप लोगों को वर्ण को समझाया कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। मतलब हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं। वर्ण किसे कहते हैं, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो इसे ही वर्ण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए परिभाषा में मैं स्पष्ट लिखा हूं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे अ हो गया, इसे हम नहीं तोड़ सकते हैं। ई हो गया, नहीं तोड़ सकते हैं। इत्यादि और भी है जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया आप लोग को? थोड़ा सा और आप देखेंगे तो आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि वर्णमाला आता है। क्या होता है, वर्णमाला। थोड़ा सा एक हम यहाँ पे स्लाइड लेते हैं और समझाते हैं आप लोग को वर्णमाला। देखो, जैसे मान लीजिए एक होता है वर्णमाला। क्या होता है, वर्णमाला। तो आप गौर से देखेंगे तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट, अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो हम बोल सकते हैं वर्णों के समूह को क्या कह सकते हैं हम लोग, वर्णमाला। हम परिभाषा लिख सकते हैं वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। याद हो गया? कोई भी आपसे पूछे कि वर्णमाला क्या है तो आप कह सकते हैं ना कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। याद रहेगा, ये आप याद करना। ठीक है, थोड़ा सा एक बार और, वर्णों के समूह क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ये तो बात याद हो गया। कोई आपसे पूछ दे कि वर्णों के समूह क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण उसे कहते हैं जो तोड़ नहीं सकते, खंडित नहीं कर सकते हैं, और वर्णमाला उसे कहते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब चलो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि अगर आप ये एक मान लो कि कोई लड़का है या एक कोई लड़की है। ठीक है, तो ये कोई एक लड़का है
ठीक है। अब मान लो कि ये एक ये माला पहनी, तो आप जानते हैं कि एक मोती, दो मोती, तीन मोती, ये क्या है? मोती है। ठीक है, तो मोती अलग होते हैं, एक होते हैं। अगर हम इन सभी मोतियों को क्या कर दे? जोड़ दे। क्या कर दे? जोड़ दे। क्या कर दे? जोड़ दे। तो इस सभी मोतियों को जोड़ दें तो इस लड़का के लिए मोतियों का क्या बन जाएगा? मोतियों क्या बन जाएगा? माला बन जाएगा। वैसे ही हम एक मोती को दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवे के साथ जोड़ जोड़ के हम क्या बना सकते हैं? मोतियों का एक माला बना देंगे। क्या बना देंगे? माला। वैसे ही हम लोग वर्णों को जोड़कर वर्णमाला बना देते हैं। क्या बना देते हैं? वर्णमाला। शायद आप लोग समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है? तो आइए समझते हैं वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला में थोड़ा सा और आगे अगर हम चलेंगे तो अगर एक और हम स्लाइड ले आप लोग सामने, तो अगर हम बोल दें वर्णमाला, 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 ठीक है। तो वर्णमाला में अगर हम गौर से देखेंगे तो वर्णमाला में अगर देखेंगे आपको, तो वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। वर्णमाला कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। वर्णमाला कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में बांटा जाता है। वर्णमाला कितने भागों में बांटा जाएगी? दो भागों में। एक को बोलेंगे स्वर वर्ण। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। एक को हम बोलेंगे स्वर वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वर वर्ण। और एक को हम लोग क्या बोल देते हैं? व्यंजन। क्या बोल देते हैं? व्यंजन। व्यंजन वर्ण बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे, एक को हम लोग स्वर वर्ण बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब स्वर में देखना ध्यान से, तो स्वर में कहीं ना कहीं दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, स्वर को दो भागों में बांट देते हैं। ऐसे तीन भागों में बताया जाता है, परंतु आप पढ़ने के लिए दो भागों में बांट के चलिए। एक को बोलते हैं दीर्घ स्वर। क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। एक को क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। और एक को बोलते हैं हम, एक को दीर्घ स्वर बोलते हैं और एक को बोलते हैं हम लोग हास्य स्वर। कौन सा स्वर? हास्य स्वर बोलते हैं। एक को बोल देते हैं हास्य स्वर। याद रहेगा आप लोग को? अभी मैं समझाता हूं आप लोग को, थोड़ा देखो तो पहले इसको ध्यान समझो। बताइए, वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया स्वर वर्ण और एक को बोला गया व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया, दीर्घ स्वर, हास्य स्वर। दीर्घ स्वर और हास्य स्वर। अब देखो, दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में, आप गौर से देखना, दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलने में दो गुना समय लगे। किससे दुगुना समय लगे? तो हास्य स्वर के दुगुना समय लगे बोलने में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। इसकी संख्या 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। चलो संख्या बाद में बताते हैं, पहले आप ही समझो। जिसको बोलने में हास्य स्वर से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं, और जिसको बोलने में मात्र एक समय लगे, मात्र कितना समय लगे? एक समय लगे, मतलब एक समय, इससे कम समय बोला जाए, उसे क्या बोलते हैं? हास्य स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हास्य स्वर। ऐसे अगर हम देखा जाए तो व्यंजन को भी, अगर देखा जाए तो व्यंजन को भी हम मोटा मोटी 4 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे और भी होते हैं, परंतु हम 4 भाग लेके चलते हैं। एक को बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। एक को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। एक को बोलते हैं ऊष्मीय व्यंजन और एक को बोलते हैं आगात व्यंजन। क्या बोलते हैं? आगात व्यंजन। ठीक है, और एक और होता है, देखो, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, आगात व्यंजन। एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में। आप गौर से देखो, 5 भागों में हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। स्वर व्यंजन मतलब संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आगात व्यंजन। इसको हम बोलेंगे स्पर्श व्यंजन, इसको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन, इसको बोलेंगे ऊष्मीय व्यंजन, इसको बोलेंगे संयुक्त व्यंजन, इसको बोलेंगे आगात व्यंजन। कोई डाउट है? नहीं है। तो अच्छा, हम समझते हैं अब स्वर वर्ण क्या होता है। ध्यान देखना, स्वर वर्ण क्या होता है। चलिए एक बार हम देखते हैं वर्णमाला। देखो, वर्णों के समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्णों समूह क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। स्वर वर्ण, इसका संख्या 11 होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं? पूर्ण रूप से मिलाकर 41 होते हैं। कितने होते हैं? 41 होते हैं। अब कंप्लीट मिलाकर कितने हो जाएंगे दोनों? 52। कितने हो जाएंगे? 52। तो वर्णमाला की संख्या कितने होते हैं? 52 होते हैं।
वर्णमाला कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर की संख्या कितने होते हैं? 11, और व्यंजन कितने होते हैं? 41। कुल कितने होते हैं? 52। कोई डाउट है? नहीं है। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिसको बोलने में हम किसी अन्य वर्ण का सहायता नहीं लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण बोलते हैं। और जिसको बोलने में हम स्वर की सहायता लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब देखो ध्यान से, एक स्वर वर्ण में 2 होते हैं, एक होते हैं दीर्घ स्वर और एक होते हैं ह्रस्व स्वर। ध्यान से देखना, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसको बोलने में दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर बोलते हैं, और जिसको बोलने में एकमात्र समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, व्यंजन। व्यंजन उसे कहते हैं जिसको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेना पड़ता है, उसे व्यंजन कहते हैं। इसके 5 प्रकार होते हैं। चलो हम अगर स्लाइड में देखा जाए तो मैं आपको स्लाइड में दिखाता हूं। चलो ये समझाते हैं आप लोगों को, सारे टॉपिक इसमें मैंने स्लाइड में कवर किया है। चलिए अच्छे से देखिएगा ध्यान से एक बार। चलो एक बार मैं दिखाता हूं आप लोगों को। सबसे पहले वर्णमाला, क्या बोले हम लोग? वर्णमाला। देखो यहाँ पे देखो वर्णमाला है, ठीक है, वर्णमाला। थोड़ा सा मैं इसका स्लाइड चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ। ये देखो सबसे पहले वर्णमाला, देखो यहाँ पे क्या है? वर्णमाला। ठीक है, मैं जो पढ़ाया आप लोग को वो चीजों को मैं डायग्राम से बताता हूँ। ठीक है, देखो वर्णमाला, तो आप कह देंगे कि बाबू ध्यान से समझना, आप यही ना कहेंगे कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? को वर्णमाला कहते हैं। याद रहेगा, वर्णों के समूह क्या कहते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। बड़े समूह क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। आया समझ में? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। वर्णों के समूह को वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, अब देखो वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वर वर्ण। कौन होते हैं? स्वर वर्ण। देखो यहाँ पे स्वर वर्ण, एक स्वर होते हैं और एक क्या होते हैं? व्यंजन। मैं जो भी पढ़ा है उसको डायग्राम दे रहा हूं आपको। स्वर होते हैं और दूसरे क्या होते हैं? व्यंजन। देखो स्वर को 2 भागों में बांटा गया, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर बताया था आप लोग को। और व्यंजन को बांटा गया कितने भागों में? 5 भागों में। 1 2 3 4 5। एक को बोलेंगे स्पर्श व्यंजन, एक को बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन, और एक को बोलेंगे उष्म व्यंजन, और एक को बोलेंगे आघात व्यंजन, और एक को बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। कोई डाउट है? नहीं डाउट है। अब चलो मैं थोड़ा सा दिखाता हूं आप लोग को। देखो स्वर व्यंजन, स्वर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखो ह्रस्व स्वर की संख्या, कुल स्वर की संख्या होते हैं 11, जिसमें से 4 गो होते हैं ह्रस्व स्वर और 7 गो होते हैं दीर्घ स्वर। याद हो गया? बताइए फिर एक बार देखो ध्यान से। स्वर कितने प्रकार होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिसमें से 4 गो कौन होते हैं? ह्रस्व स्वर, और 7 गो कौन होते हैं? दीर्घ स्वर। तो देखो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। और दीर्घ स्वर की संख्या कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। दीर्घ स्वर के 7 संख्या होते हैं। देखो आप ध्यान से देखना, अ ई उ री, अ ई उ री, ये 4 जो होते हैं वो कौन सा व्यंजन होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, सॉरी ह्रस्व स्वर होते हैं। और यहाँ पे 7 गो, आ बड़ी ई बड़ा उ ए ओ औ, ये 7 गो क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। तो याद रहेगा, ध्यान से समझो कि वर्णमाला 2 होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 2 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व 4 होते हैं, अ ई उ री, और दीर्घ कब होते हैं? 7 गो, आ ई उ ए ओ औ। ठीक है, अब आप व्यंजन में आएंगे तो व्यंजन के 5 भागों में बांटा गया। स्पर्श व्यंजन, एक होते हैं अंतस्थ व्यंजन, एक होते हैं उष्म व्यंजन, एक होते हैं आघात व्यंजन, एक होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो देखो आप गौर से देखेंगे तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं 25 + 2 होते हैं। देखो एगो क वर्ग होते हैं, एगो च वर्ग होते हैं, एगो ट वर्ग होते हैं, एगो त वर्ग होते हैं, एगो प वर्ग होते हैं, और 2 गो ड ढ, एक तथा 2 और होते हैं। तो ये हो जाते हैं 27। कितने हो जाते हैं? 27। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 27 होते हैं, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। य र ल व, तो य अंतस्थ व्यंजन है, र भी अंतस्थ व्यंजन है, व भी अंतस्थ व्यंजन है, और ल भी क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, उसमें व्यंजन की संख्या कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। स ह, मतलब तराबे स मूर्धन स धन स ह। ठीक है, 4 गो होते हैं। और आघात व्यंजन कितने होते हैं? आघात व्यंजन 2 होते हैं, ज और फ 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, ज और फ। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 गो, छ त्र ज्ञ स्र। कितने होते हैं? 4 होते हैं। याद रहेगा?
इसी प्रकार स्वर की कुल संख्या 11 हो जाते हैं और व्यंजन की कुल संख्या 41, तो दोनों मिलाकर कितने हो जाते हैं 52। चलो अब आपसे क्वेश्चन सारे ऑब्जेक्टिव कराएंगे, क्वेश्चन जितना आपको हम पढ़ाए हैं इन सभी चीजों को हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, ठीक है। आप इसे एक बार देख लीजिए, कॉपी में नोट करना तो कर भी सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्लेटफॉर्म कोचिंग का एप्लीकेशन वहां से मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर हम डाल देंगे, ठीक है। आया कि नहीं समझ में आप लोग को? चलो मैं पूछता हूं, फटाफट बताओ। वर्णमाला कितने होते हैं? 2। स्वर और व्यंजन, स्वर की संख्या 11, दीर्घ इसमें 11 में कौन कौन होते हैं? हास्य और दीर्घ। हास्य संख्या 4, दीर्घ संख्या 7। व्यंजन कितने होते हैं? 5। स्पर्श, अंतस्थ, उष्मीय, आघात, संयुक्त। स्पर्श व्यंजन 5 होते हैं, 25 होते हैं, दो और मिला 27 हो जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, उष्मीय व्यंजन 4 होते हैं, आघात व्यंजन 2 होते हैं, संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और इस तरह स्वरों की कुल संख्या 11 और व्यंजनों की कुल संख्या 41 हो जाती है। क्लियर है? कुल वर्णमाला की संख्या 52। आप संख्या पूछेगा इनमें से कौन अंतस्थ व्यंजन है पेपर में, तो य, र, ल, व, यही 4 याद रखेंगे। ऐसे ही उसमें व्यंजन स, 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 ह, यही 4 याद रखेंगे। आघात व्यंजन ज और फ, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ग, स। ठीक है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो ये सभी चीज हटाते हैं, आप लोग आगे चलते हैं। तो उच्चारण स्थान देखा जाता है, कौन कहां से उच्चारण होता है। तो ध्यान से देखो, आप स्वर देखो और व्यंजन देखो, तो अ और आ कंठ से आप बोल के देखो, अ आ तो कंठ से निकलता है, तो अ का उच्चारण स्थान कंठ, आ का उच्चारण स्थान कंठ। चाहे व्यंजन देख लो, क, ख, ग, घ, अंग, ये सब किससे होते हैं? तो सब ये होते हैं किससे? कंठ से। ठीक है, बाद में बताऊंगा अंग का कैसे का होता है। तालु, ई छोटी ई चाहे बड़ी, तालु से किससे होते हैं? तालु से। च, छ, ज, झ, इ तालु से होते हैं। ठीक है, तो बोलेगा च का उच्चारण स्थान तालु, ई का उच्चारण स्थान तालु, छ का उच्चारण स्थान तालु। आया समझ में? अब मूर्धा देख लो, री हो गया, री हो गया, ट, ठ, ड, ढ और ये सभी मूर्धा होते हैं, मूर्धा से बोले जाते हैं, मतलब मूर्धा से निकलते हैं। दंत, ली, त, थ, द, ध, न, ये सभी दंत से जब बोलेंगे ना तो आपको दांत, जीभ जो है दांत से टच करेगा। और उ, प, फ, ब, भ, म, ये सभी किससे होते हैं? ओष्ठ से होते हैं। किससे होते हैं? ओष्ठ से होते हैं। थोड़ा सा आप गौर से देखेंगे तो थोड़ा इसको हम ऊपर ले चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके। तो आप देखो तो यहाँ पे गौर से, ये है एक यहाँ पे नासिक, नासिक ये आप याद रखना, नाक से कुछ निकलते हैं आवाज, जैसे अंग, 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 इय, अण, न, म। ये एक केस होते हैं कि जब आपके पेपर में ये सभी ना दे, तालु, मूर्धा, दंत, तो आपको अ, अंग, इय, अण, न को म से भी मारना पड़ता है, यानी कि नासिक से मारना पड़ता है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं है। और आगे हम लोग चलते हैं, तो अब देखो अल्प प्राण और महाप्राण आता है। कौन प्राण आता है? अल्प प्राण और महाप्राण। बहुत आसान है अल्प प्राण। देखो हम आपको उंगली से याद करा सकते हैं, यहाँ देखो, और आप गौर से देखेंगे तो अगर ये कानी अंगुली जो होता है अल्प प्राण होता है, तो ये वाला महाप्राण, फिर एगो अल्प प्राण, एगो महाप्राण, ये अल्प प्राण। देखो अल्प प्राण शुरू होता है, अल्प प्राण पर खत्म होता है। तो देखो क, च, ट, प, त, अप, तो अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। मतलब कह सकते हैं पंक्ति 1, 2, 3 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। चलो हम समझाते हैं आपको। यहाँ देखो, आपके सामने देखो, बना के लाए हैं 4। ठीक है, देखो कानी अंगुली, सॉरी, कानी अंगुली जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण। देखो क, च, ट, त, प। देखो क, च, ट, त, प, ये कौन प्राण होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। चलो मैं अगर आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा दूं, अगर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा देर टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा लिख देते हैं फटाक से। तो अगर यहाँ पे बात करें क, ख, ग, घ, अंग, यहाँ पे च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न। एक होता है प, फ, ब, भ, म। अब देखो आप गौर से देखना, मैं एक बताता हूं आप लोग को। अगर ये अल्प प्राण है तो इसके बगल वाले जो होंगे, जो इसके बगल वाले होंगे, ये वाले, ये महाप्राण होंगे। क्या होंगे? महाप्राण। एक अल्प प्राण तो एक महाप्राण। देखो तो 1 नंबर, यहां ध्यान देखना, ये ऐसे अंगुली करो, अपना अंगुली ऐसे करो, जैसे मान लो कि ये अंगुली देखो, यहाँ पे हो गया, यहाँ हो गया अंगुली, तो ये कानी अंगुली अल्प प्राण है, तो क के नीचे सारा अल्प प्राण होंगे, तो ये बीच वाले महाप्राण होंगे, फिर ये अल्प प्राण होंगे, तो ये महाप्राण होंगे, ये अल्प। अंगुली से याद करो, ये वाला अल्प प्राण मतलब क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ऐसे कर लो। ये अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। तो देखो, तो ये अल्प प्राण है,
देखो क च ट प त, देखो यहाँ पे क च ट त प, अल्पप्राण। तो इसके बाद वाला क्या होंगे? महाप्राण। इसके बाद वाले अल्पप्राण, इसके बाद वाले महाप्राण। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पंक्ति 1, 3 और 5, 1, 3 और 5 ये क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे, ठीक है। और पंक्ति 2 और पंक्ति 4 ये दोनों कौन प्राण होंगे? महाप्राण होंगे। क्या होंगे? महाप्राण। क्या होंगे? महाप्राण होंगे। तो चलो एक बार ध्यान से देख लो, ये 3 भी कौन प्राण होगा? 3 भी क्या होगा? ये 3 भी क्या होगा? महाप्राण होगा। और 5 भी क्या होगा? अल्पप्राण होगा, ठीक है। आप ये देख लें, ये वाला क्या होगा? तो देखो 1, 3, 5 मतलब क च ट त प। देखो कानी अंगुली वाले अल्पप्राण होंगे, बगल वाले महाप्राण होंगे। देखो क कहो, ख कहो, ग घ अंग, च छ ज झ इ, ऐसे लिख लो, सजा लो। देखो यहाँ पे क ख ग घ, यहाँ पे देखो अंग, अंगूठा में अंग आ गया। तो कहीं ना कहीं कानी अंगुली वाले अल्पप्राण होंगे, ये महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। और नहीं समझ में आता ये समझो, पंक्ति 1 वाले अल्पप्राण होंगे, पंक्ति 2 वाले महाप्राण होंगे, पंक्ति 3 वाले अल्पप्राण होंगे, पंक्ति 4 वाला महाप्राण होंगे और 5 वाले अल्पप्राण होंगे। समझ में आ गया आप लोग को? कोई डाउट है? नहीं डाउट है तो बताइए, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि च क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि च क्या है, तो भाई बताएंगे कौन प्राण है? अल्पप्राण है। बताओ ठ क्या है? तो महाप्राण है। फिर पूछेगा भ क्या है? तो महाप्राण है। इ क्या है? तो अल्पप्राण है। ग क्या है? तो महाप्राण है। ख क्या है? तो आप बोलेंगे महाप्राण है, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब चलिए एक बार थोड़ा सा मैं इसको अगर देखूं, अगर एक बार गौर से, तो यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को कि 1, 3, 5 क्या होगा? अल्प प्राण होगा। क्या होगा? अल्प प्राण। और 2 और 4 क्या होगा? महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण होगा। याद हो जाएगा? पंक्ति 1, 3, 5 अल्प प्राण होगा और 2 और 4 क्या होगा? महाप्राण होगा। 2 और 4 क्या होगा? महाप्राण होगा। शायद आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब चलो अब घोष और अघोष देख लेते हैं। घोष और अघोष। तो देखो पंक्ति 1 और 2 क्या होता है? बताओ, पंक्ति 1 और 2 क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष। क्या होते हैं? अघोष। अच्छा वहां पे एक चीज मैं भूल गया आप लोग बताने के लिए, यहां पे एक बात याद रखना लोग, दूसरा पॉइंट, सभी अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन मतलब य, र, ल, व, और सभी उसमें व्यंजन स, स, स और ह, ये और ये सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होंगे और सभी उसमें व्यंजन महाप्राण होंगे। नोट करके लिख सकते हैं आप लोग कि सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होंगे और सभी उसमें व्यंजन महाप्राण होंगे। इसका मतलब ये सभी हो के साथ साथ सभी अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर, देखो सभी अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर अल्प प्राण होंगे और सभी उसमें व्यंजन महाप्राण होंगे। क्लियर है? अब देखो घोष अघोष देख लो। देखो पंक्ति 1 और पंक्ति 2 ये क्या है? अघोष है और उसके साथ साथ स तीनों स भी क्या है? अघोष है। अब पंक्ति 3, 4, 5 3, 4, 5 ये क्या है? घोष है और उसके साथ य, र, ल, व, ह और सभी स्वर अ से औ तक, अ से औ तक। तो आप कह सकते हैं पंक्ति 1, 2 के साथ साथ स ये सब क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है, ठीक है। और 3, 4, 5 और य, र, ल, व, ह सभी स्वर ये क्या है? घोष है। क्या है? घोष है। तो आया समझ में आप लोग को? पंक्ति 1 और 2 य, र, ल, सॉरी पंक्ति 1 और 2 स ये अघोष है और पंक्ति 2, 3, 4, 5 य, र, ल, व, ह और सभी स्वर क्या है? अघोष है। क्या है? घोष है। क्या है?